हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने आपके स्पेशल स्कूल से रिलेटेड जितने भी सवाल है उसे कवर करने की कोशिश की है, तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो पहला सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो है कि सी डजंट लुक लाइक ऑटिस्टिक, व्हाई यू सेंड हर स्पेशल स्कूल। वो ऑटिस्टिक नहीं दिखती है तो आप उसे स्पेशल स्कूल क्यों भेजती हैं। हाउ डू आई चूज स्पेशल स्कूल फॉर माई ऑटिस्टिक चाइल्ड। मैंने अपने बच्चे के लिए स्पेशल स्कूल कैसे सेलेक्ट किया। हाउ डू दे हैंडल सानवीज मेल्टडाउन एंड बिहेवियर। वो सानवी का मेल्टडाउन और बिहेवियर कैसे हैंडल करते हैं। हाउ मच दे चार्ज, वो कितना चार्ज करते हैं। इसमें मैंने जो इंक्लूसिव स्कूल होते हैं, मतलब जो मेन स्ट्रीम होते हैं उनके साथ जो स्पेशल यूनिट होते हैं उनका, और जो स्पेशल स्कूल होते हैं उनका, और जो कुछ एनजीओज होते हैं उनका भी मैंने कवर किया है। हाउ डू स्पेशल स्कूल इन्वॉल्व पेरेंट इन डिसीजन मेकिंग। स्पेशल स्कूल पेरेंट को कैसे इन्वॉल्व करते हैं या नहीं करते हैं डिसीजन मेकिंग में। व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन का क्या प्रोसेस होता है। एजुकेशनल बोर्ड वो कौन सा फॉलो करते हैं। मेन स्ट्रीम और स्पेशल स्कूल में क्या फर्क होता है। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं, किसी डजंट लुक लाइक ऑटिस्टिक, व्हाई यू सेंड हर टू स्पेशल स्कूल। तो सबसे पहले तो ऑटिज्म का लुक से कोई लेना देना नहीं है। ऑटिस्टिक बच्चे मेरे और आपके जैसे ही दिखते हैं, और मैंने उसे स्पेशल स्कूल भेजना क्यों शुरू किया। मैं सानवी को स्पेशल स्कूल में डालना कभी नहीं चाहती थी। जब वो 3.5 साल की हुई थी तब से मैंने सानवी के लिए स्कूल ढूंढना शुरू कर दिया था। मैं उसे मेन स्ट्रीम में ही डालना चाहती थी स्टार्टिंग में। और इनफैक्ट अगर आप किसी पेरेंट से बात करोगे जिनके बच्चे को डायग्नोसिस अभी अभी मिला है, हर पेरेंट्स स्पेशल स्कूल में बच्चे को डालने से पहले कतराते हैं। वो हमेशा मेन स्ट्रीम में ही डालना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं सानवी को मेन स्ट्रीम स्कूल्स में लेकर गई। वहां पर एडमिशन वो ले लेते हैं, वो मना नहीं करेंगे आपको कि हम एडमिशन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, इसके अकॉर्डिंग आप मना नहीं कर सकते हैं बच्चों को। तो वो एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन फिर बाद में वो फिर आपको हर दिन वो फिर बोलना शुरू करेंगे कि मैम सानवी बहुत हाइपर है, वो दूसरे बच्चों को बहुत डिस्टर्ब करती है, वो बिल्कुल भी सेटल नहीं हो रही है, और आज उसने ये किया, आज उसने वो किया, वगैरह वगैरह। और उनके पास एक एक्सक्यूज भी होता है कि हमारे पास स्पेशल बच्चों को ट्रेन करने के लिए स्टाफ नहीं है मैम। ऐसे करते करते वो 1-2 महीना में फिर वो कहेंगे कि मैम हम सानवी को नहीं हैंडल कर पाएंगे, आप इसे होम स्कूलिंग दो, ये स्कूल में नहीं एडजस्ट कर पाएगी क्योंकि ये बहुत हाइपर है। और फिर वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं और आप कुछ कर भी नहीं पाते हो। फिर मैंने ट्राई करना शुरू किया जो इंक्लूसिव स्कूल होते हैं, मतलब जो मेन स्ट्रीम होते हैं उनका अपना स्पेशल यूनिट होता है, वहाँ पे वो स्पेशल बच्चों को लेते हैं। वैसे स्कूल में मैंने विजिट करना शुरू किया। तो सबसे पहले तो वो सानवी का रिपोर्ट देखते थे, और जब मैं सानवी को लेकर जाती थी तो वो सानवी को ऑब्जर्व करके देखते थे। सानवी नई जगह पर जाती है तो थोड़ा हाइपर रहती है, और स्कूल वाले एरिया में थोड़ा नॉइज भी बहुत होता है, तो जिसकी वजह से वर्बल स्टीमिंग वो बहुत ज्यादा करने लगती है अचानक। तो वो बच्चे को देख के पहले ही तो वो इतना डर जाते थे, लेकिन फिर बात तो वो करते थे। ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते थे, वो रिपोर्ट सबमिट कर लेते थे। रिपोर्ट में भी क्या होता था कि सानवी को सीवियर ऑटिज्म डायग्नोस हो रखा था, तो रिपोर्ट देख के ही वो थोड़ा सा डर जाते थे। वो कॉन्फिडेंस मुझे उनमें मिसिंग लगा। जब भी मैं स्पेशल जो यूनिट होता है मेन स्ट्रीम में वहां मैंने विजिट किया है, तो ये चीज मैंने देखा है कि उनमें कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है। उसके बाद मुझे लगा कि उन्हें ऑटिज्म के नाम पर, मतलब स्पेशल यूनिट खोल रखा है, उसमें उन्हें सीवियर ऑटिज्म वाले बच्चे नहीं चाहिए। उन्हें बस एक स्लो लर्नर चाहिए जो बोल सकता हो, जिसमें स्टिमिंग बिहेवियर वो ना करता हो, जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव ना हो, और वो वर्बल हो, मतलब बहुत ज्यादा उन्हें मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। और जब भी मैं विजिट करती थी तो वो मुझसे सवाल पूछते थे कि ये बोलती नहीं है तो ये कम्युनिकेट कैसे करती है, और जब ये हाइपर होती है तो कैसा रिएक्ट करती है, और सानवी ऐसे वर्बल स्टीमिंग वो करते रहती थी, तो क्या ये हमेशा ऐसे वर्बल स्टीमिंग करते रहती है। तो मैं बोलती थी कि अब हमेशा नहीं करती है, बट अभी ये नई जगह पर आई है और यहाँ पे बहुत नॉइज है तो इसलिए वो ऐसा कर रही है। तो वो पहले ही दिन मुझसे ही इतने सारे सवाल पूछते थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि ये चीज उन्हें पता होना चाहिए। मतलब अगर हम अपने बच्चे को एक स्पेशल स्कूल में डाल रहे हैं, अगर वो स्पेशल मेन स्ट्रीम स्कूल जो होते हैं वो स्पेशल यूनिट उन्होंने खोल रखा और इतना वो चार्ज कर रहे हैं,
तो उन्हें पता होना चाहिए। पेरेंट्स को क्या पता है, पेरेंट्स तो आपके पास आए हैं कि आप उन्हें गाइड करोगे कि कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे क्या करना है। से ज़्यादा मतलब बुरी बात मुझे ये लगी कि आपके पास स्पेशल यूनिट है और आप स्पेशल यूनिट बोल के इतना चार्ज कर रहे हो और आप में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक सीवियर ऑटिज्म वाले बच्चे का एडमिशन लेकर उससे आप हैंडल कर सको। ये चीज़ मुझे उनमें, ये जो कॉन्फिडेंस मिसिंग जो था ना, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो अभी मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलूँगी तो विवाद हो जाएगा, इसलिए इस टॉपिक को अब ड्रॉप करते हैं। ये उनका रहता है कि ये स्कूल का अपना पॉलिसी होता है कि उन्हें कैसे बच्चे लेने हैं, कैसे बच्चे नहीं लेने, इसे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सानवी को मेन स्ट्रीम जो होते हैं या फिर जो इंक्लूसिव स्कूल होते हैं जिनका अपना स्पेशल यूनिट होता है, उसमें मैंने सानवी को नहीं डाला। मैं सानवी के लिए एक ऐसा स्कूल चाहती थी जहाँ पे सानवी कम सीखे बट उसका कॉन्फिडेंस कम ना हो, वो खुश रहे वहाँ और उसकी डिग्निटी पर कोई सवाल ना उठे। ऐसा स्कूल मुझे चाहिए था उसके लिए। अगर ऐसा स्कूल नहीं मिलता तो मैं घर पर ही उसे होम स्कूलिंग देती, बट जब तक मुझे ऐसा स्कूल नहीं मिलता मैं सानवी का एडमिशन किसी स्कूल में नहीं कराती। ये मेरा पर्सनल चॉइस है और फाइनली मुझे जब स्कूल मिला वैसा, तब मैंने सानवी का एडमिशन कराया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू आई चूज स्पेशल स्कूलिंग फॉर माई चाइल्ड। मतलब जब मैं स्पेशल स्कूल मैंने सर्च करना शुरू किया, जब मैं स्पेशल स्कूल में विजिट करती थी तो मैं किन किन बातों का ध्यान रखती थी, क्या क्या मैं ऑब्जर्व करती थी एडमिशन लेने से पहले। तो जब मैं विजिट करती थी स्कूल में तो जो सबसे पहला चीज़ होता था वो मैं ये देखती थी कि वहाँ के जो टीचर्स हैं, वहाँ के जो मेड है, वो बच्चों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, उनमें एक एम्पैथी है कि नहीं है। वो चीज़ अगर मिसिंग होता था तो मैं वहाँ से रिटर्न आ जाती थी जस्ट फॉर्मेलिटीज़ बातचीत करके। क्योंकि हमारे बच्चों को हैंडल करने के लिए ना थोड़ा सा जो मेड होती है या जो टीचर होते हैं ना, उसमें थोड़ा पैशन होना चाहिए और साथ ही में थोड़ा सा सेवा भाव भी होना चाहिए। क्या होता है कभी कभी ऐसे बच्चों को हैंडल करते 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 वो बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाता है और वो फ्रस्ट्रेशन जब आ जाता है ना तो वो फिर बच्चों पे निकालना शुरू करते हैं। कुछ स्कूल में विजिट करने पर मुझे ये चीज़ दिखा, वो मुझे नहीं चाहिए था। ऐसा इन्वायरमेंट मुझे सानवी के लिए नहीं चाहिए था। फिर मैं जब एडमिशन के लिए जाती थी तो जो स्पेशल स्कूल के जो प्रिंसिपल्स होते थे ना, उनसे भी बात आप करोगे ना, बात करके आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसा उनका माइंडसेट है, वो कितने पॉजिटिव है, कितने कॉन्फिडेंट है, कितना उनमें पैशन है। और ये सारी चीज़ें मैं बहुत ऑब्जर्व करती थी क्योंकि सानवी को पता नहीं मैं ऐसी हूँ या सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मैं बहुत कॉन्शियस रहती थी सानवी कहाँ जा रही है, किसके साथ वो रहेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा बहुत ध्यान से मैं करती थी। अगर मुझे एक अच्छा स्कूल नहीं मिलता तो शायद मैं सानवी का एडमिशन नहीं कराती, मैं घर पर ही सानवी को होम स्कूलिंग करती, कुछ भी करती, देख लेते, लेकिन मैं एडमिशन नहीं कराती। नेक्स्ट है कि हाउ दे हैंडल मेल्टडाउन। मतलब बच्चे का जब सेंसरी ओवरलोड हो जाता है तब वो उसे किस तरह से हैंडल करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने इसके ऊपर एक पहले वीडियो बनाया हुआ है कि जब बच्चे को मेल्टडाउन हो या सेंसरी ओवरलोड हो तो कुछ करना नहीं होता, बच्चा अपने होश में नहीं होता, उसे एज इट इज आप छोड़ दो एक कंफर्टेबल रूम में जहाँ पे वो कंफर्टेबल हो, जहाँ पर वो खुद को हर्ट ना कर पाए, उस बात का आपको ध्यान रखना, उसे वॉच करना है उसे, और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ओवर द टाइम आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मेल्टडाउन के टाइम पे आपका बच्चा कैसे शांत होता है। जैसे सानवी है कि हेडफोन मैं लगा देती हूँ, उससे थोड़ा सा म्यूजिक, अगर कभी कभी म्यूजिक से वो शांत हो जाती है, फिर मैं एसी ऑन कर देती हूँ, थोड़ा सा रूम ठंडा हो तो थोड़ा सा वो रिलैक्स होती है। अगर एक बॉल में मैं ऐसे बर्फ जो होता है वो मैं डाल के उसे दे देती हूँ और धीरे से उसके हाथों को बर्फ में मैं डालती हूँ। ये सब मेरा अपना, मैं ओवर द टाइम मैंने ये सब कर करके देखा है कि किस चीज़ से सानवी शांत होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे बच्चा थोड़ा रिलैक्स होता है। तो आपके बच्चे का कुछ ऐसा होगा जो आपको टीचर को बता के रखना होगा कि जब मेल्टडाउन हो तो आपको ऐसे करना है। और
फर्क बस इतना होता है कि जब आप मेन स्ट्रीम में बच्चे को डालोगे और वहां पे बच्चे को मेल्ट डाउन होगा, तो वो पहला काम करेंगे कि खुद ही पैनिक होंगे सबसे पहले बहुत ज्यादा, और तुरंत पेरेंट्स को फोन करेंगे और ऐसे रिएक्ट करेंगे कि क्या ही हो गया, आप भी जाओगे। तो मतलब वो चीज बहुत खराब लगता है देखने में, बच्चे को मेल्ट डाउन हुआ और पेरेंट्स भी इतना वो परेशान कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो स्पेशल स्कूल होते हैं वहाँ पे वो जानते हैं कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है। उनके पास बहुत टाइम का एक्सपीरियंस होता है, सालों का एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारे ऐसे मेल्ट डाउन वो हैंडल करते हुए आए हैं। तो उनको पता होता है कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है। वो पहले पैनिक क्रिएट नहीं करते हैं, वो शांत रहते हैं, बच्चे को वो पहले शांत करने की कोशिश करते हैं और फिर वो आराम से पेरेंट्स को बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है। तो इसमें कुछ पैनिक होने जैसा नहीं है, होता है बच्चों को सेंसरी ओवरलोड होता है, तो इस तरह से वो हैंडल करते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, बस ये है कि पैनिक क्रिएट नहीं करना है, जो कि वो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस क्या है? कुछ भी नहीं चाहिए आपको। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, एक फोटो चाहिए होता है, एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और जो आपका डायग्नोसिस का रिपोर्ट है वो चाहिए होता है, और जो थेरेपीज वगैरह चल रही है, अगर कुछ एक्स्ट्रा आपने टेस्ट करा रखा है उसका रिपोर्ट चाहिए होता है, और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट है कि हाउ मच दे चार्ज, कितना चार्ज करते हैं। जो एक्सक्लूसिव स्कूल है वो और जो स्पेशल स्कूल है वो। तो अगर आप एक्सक्लूसिव स्कूल में डाल रहे हो, मतलब जो मेन स्ट्रीम जिनका अपना एक स्पेशल यूनिट होता है वहां पे डाल रहे हो, तो मान के चलो 15 से 20 हजार उनका ट्यूशन फीस होता है, मतलब मंथली जो फीस जमा करना आपको वो होता है। साथ में आपको एक शैडो टीचर रखना होगा, वो भी 15 से कहीं पे 10, 15, 20 ऐसे 25 तक चार्ज करते हैं शैडो टीचर। तो आपको साथ में एक शैडो टीचर रखना होगा, प्लस फिर ओटी और स्पीच जो थेरेपी आप वहां पर लोगे एक्स्ट्रा, वो चार्ज करेंगे। और जो मेन स्ट्रीम होते हैं जिनका अपना जो स्पेशल यूनिट होता है, ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि वो उनका जो ओटी और स्पीच होता है, मतलब जो थेरेपी वो देते हैं अलग से, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो आपको मान के चलो कि मंथली 50,000 जाएगा। अब आते हैं स्पेशल स्कूल का। अब स्पेशल स्कूल भी बहुत है, सबका फीस अलग अलग होता है, ट्यूशन फीस अलग अलग होता है, लेकिन मिनिमम ट्यूशन फीस जो होता है वो बच्चे का आप मान के चलो महीने का 10,000। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक चीज ये होगी कि आपको शैडो टीचर रखने की जरूरत नहीं है, तो आप शैडो टीचर का जो पैसा वो आपका बच जाएगा। लेकिन स्पीच, ओटी और जो अलग से एक्टिविटी आप बच्चे के लिए ले रहे हो, कस्टमाइज आपके बच्चे को ध्यान में रख के जो भी एक्टिविटी वो करा रहे हैं, उसका आपको अलग से चार्ज करना पड़ेगा। बट आपको शैडो टीचर रखने की जरूरत नहीं है। तो ये शैडो टीचर का जो पैसा है वो यहाँ पर स्पेशल स्कूल में बच जाएगा आपका। तो भी अगर आप मिनिमम मान के चलो तो स्पेशल जो स्कूल्स होते हैं उनका 25,000 आपका बजट होना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट फंडेड एनजीओज होते हैं, उनका फी जो होता है वो बहुत नाम मात्र के बराबर होता है, मतलब बहुत कम होता है। जैसे मुंबई में यहाँ पे बीएमसी है, तो उनका जो फीस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। या फिर कुछ बच्चों के लिए तो वो फ्री भी होता है, मतलब जो लोअर इनकम ग्रुप होता है उनके लिए। तो ये एक है जो गवर्नमेंट फंडेड जो एनजीओज होते हैं। या फिर जैसे मुंबई का मैं बता रही हूँ, यहाँ पर बीएमसी का अपना जो स्पेशल स्कूल्स है वहाँ पर बहुत ही कम फीस लगता है। लेकिन आपको विजिट करके देखना पड़ेगा कि आप कितना सेटिस्फाइड हो रहे हो स्कूल से। तो ये आपको खुद ही विजिट करके देखना पड़ेगा हर जगह। नेक्स्ट है कि जो एजुकेशनल बोर्ड होता है स्पेशल स्कूल कौन सा फॉलो करते हैं। तो जो स्पेशल स्कूल होते हैं वो NIOS बोर्ड फॉलो करते हैं। NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल। इसके फायदे ये हैं कि ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये वोकेशनल कोर्स भी प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विथ एकेडमिक्स। इसमें क्या होता है कि जब बच्चे का एग्जाम होगा तब एग्जाम के टाइम में बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा और साथ में एक असिस्टेंस भी मिलेगा बच्चे को गाइड करने के लिए। तो ये इसका एक बेनिफिट है। नेक्स्ट होता ये स्पेशल स्कूल जो होता है ना वो ये बोर्ड फॉलो करते हैं। कुछ स्पेशल स्कूल जो होते हैं वो
स्टेट बोर्ड फॉलो करते हैं। जैसे मुंबई में जो बीएमसी है, बीएमसी के जो स्पेशल स्कूल होते हैं वो महाराष्ट्र बोर्ड ही फॉलो करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। जैसे कि जैसे झारखंड में झारखंड स्टेट बोर्ड होता है ना, जैक, तो वो वही फॉलो करते हैं, बस उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो मुंबई में जो बीएमसी के जो स्कूल है उनमें जो स्पेशल स्कूल है वो स्टेट बोर्ड ही फॉलो करते हैं, बस उनमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है, वही एक्स्ट्रा टाइम वगैरह जो देना होता है एग्जाम के टाइम पे, और कुछ असिस्टेंस की हेल्प अगर आप ले सकते हो, ऐसा कुछ एकोमोडेशन दिया जाता है। और जो मेन स्ट्रीम स्कूल जो होते हैं जिनका अपना स्पेशल यूनिट होता है, मतलब जिन्हें आप एक्सक्लूसिव स्कूल भी कहते हो, तो वो सीबीएसई बोर्ड ही फॉलो करते हैं, बस उसमें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान के अंदर बच्चे को एग्जाम के टाइम पे एक्स्ट्रा टाइम और राइटर वो प्रोवाइड करवाते हैं। तो बस फर्क इतना ही है, बोर्ड वही रहेगा सेम। अगर आप एक्सक्लूसिव स्कूल में बच्चे को डाल रहे हो तो वो सीबीएसई ही फॉलो करते हैं, बस उसमें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान एक होता है जिसके अंदर बच्चे को एग्जाम के टाइम में राइटर और एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। और तो बोर्ड तो इसी तरह से फॉलो करते हैं स्कूल वाले। नेक्स्ट है कि दूसरा सवाल है, आई होप कि मैंने सब कवर कर दिया है। दूसरा सवाल है कि हाउ डू स्पेशल स्कूल इन्वॉल्व पेरेंट इन डिसीजन मेकिंग। स्कूल कैसे इन्वॉल्व करता है पेरेंट्स को डिसीजन मेकिंग में। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो सानवी के स्कूल में मुझे देखने के लिए मिला है, और स्कूल का मुझे नहीं पता, बट स्पेशल स्कूल जहाँ पे सानवी जाती है वहाँ पर क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। एक पेरेंट ग्रुप होता है, उसमें हर दिन का अपडेट होता है, और एक पेरेंट सपोर्ट ग्रुप होता है जिसमें हम अपनी जो भी बातें हैं वो शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप होते हैं जहाँ पे पेरेंट्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। और हाँ, एक सवाल और था कि सानवी को आप जब स्पेशल स्कूल लेकर जाते हो तो आप कितना ट्रैवल करना पड़ता है, क्या वो क्रैंकी नहीं होती है। तो मैंने एडमिशन लेने से पहले इस बात का भी ध्यान रखा था कि स्कूल कितनी दूर है मेरे घर से, कि बहुत ज़्यादा टाइम उसमें ना लगे, और चीज़ों में भी सानवी को मैं इन्वॉल्व कर पाऊँ। चीज़ का मैंने बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, और अपने घर के आसपास ही मैं उस सानवी का एडमिशन कराना चाहती थी। बट जो स्पेशल स्कूल मुझे मिला था वो मेरे घर से काफ़ी दूर था, लेकिन स्कूल बहुत अच्छा था, तो मैंने घर स्कूल के पास ही ले लिया। तो इस तरह से आप थोड़ा सा आपको देखना होगा कि या तो स्कूल आपके घर के थोड़ा पास हो कि बच्चे को थोड़ा टाइम मिले और चीज़ों के लिए, या फिर आप जिस स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा रहे हो अगर पॉसिबल हो तो घर उस एरिया के आसपास आप लो, तो बहुत फ़ायदा होगा इससे। तो ये भी एक चीज़ था जो मैंने एडमिशन लेने के टाइम पे ध्यान रखा था। आई होप कि अब जितने भी सवाल थे मैंने उसका जवाब अच्छे से देने की कोशिश करी है, लेकिन अगर फिर भी आपके कुछ कंसर्न है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में स्पेशल स्कूल से रिलेटेड जो भी आपके कंसर्न है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और कुछ ऐसा जो है जो आप मुझे ऐसे प्राइवेटली बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टा पर मुझे मैसेज कर रहे हो तो प्लीज़ पहले फॉलो कर लीजिएगा तब मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ सेटिंग कर रखा है कि जो मुझे फॉलो नहीं करते हैं वो मुझे मैसेज नहीं कर पाएंगे, वो हिडन में चला जाएगा। थोड़ा सा प्राइवेसी के लिए मैंने ये सेटिंग किया है। तो क्योंकि अननेसेसरी वहाँ पे बहुत सारे मैसेज आने लगे थे जो कि मेरे काम के नहीं है, तो आप इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप इंस्टा पर मुझे मैसेज कर रहे हो तो प्लीज़ आप मुझे पहले फॉलो कर लो और तभी आप मुझे मैसेज करो, नहीं तो फिर वो हिडन मैसेज में चला जाएगा आपका मैसेज, या फिर आप मुझे मेल कर दो। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।